बच्चों, आज हम कक्षा 9 विज्ञान में अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ द मैटर अराउंड अस में पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव एवं गैस, पदार्थ में अवस्था परिवर्तन और तापमान परिवर्तन का प्रभाव अर्थात पदार्थ की अवस्था परिवर्तन पर तापमान का प्रभाव आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे है हेडिंग पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सब बच्चे जान रहे हैं कि हमारे आसपास अनेक प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं और पदार्थ की मुख्य रूप से क्या है, 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। तो ऐसे लिखेंगे, पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। पहला ठोस सॉलिड, दूसरा द्रव लिक्विड और तीसरा गैस। अब देखिए कि ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे ठोस अवस्था। तो पहला है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट क्या चीज़ है? पदार्थ या द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार, शेप और आयतन, वॉल्यूम निश्चित होता है, उसे ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट कहते हैं। तो ठोस अवस्था की परिभाषा ऐसे है कि किसी पदार्थ या द्रव्य की, पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, मैटर। तो पदार्थ या द्रव्य या उसे मैटर कहते हैं कि वह अवस्था जिसमें उसका आकार, शेप और आयतन, वॉल्यूम निश्चित होता है, उसे ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट कहते हैं। जैसे है मेज, कुर्सी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, ये सब क्या है, ठोस हैं। ठोस में क्या उसका आकार निश्चित होता है, शेप निश्चित होता है और क्या निश्चित होता है, आयतन। आयतन क्या चीज़ है मालूम, कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे हम उसका आयतन कहते हैं। यहाँ पर देखिए समझाया गया है, देखिए ठोस है, द्रव, लिक्विड और एक गैस है। ये उदाहरण समझाया गया कि ठोस में देखिए किस प्रकार से ठोस की कण क्या हैं, पास पास है। ठोस के जो पार्टिकल्स कण क्या हैं आपस में एक दूसरे के पास पास हैं। द्रव में देखिए जो कण क्या है एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर हैं और उनके बीच में क्या है, अंतरा आणविक स्थान, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। गैस में क्या स्थिति है, गैस के अणु ठोस और द्रव की अपेक्षा काफ़ी दूर दूर हैं और उनके बीच में क्या है, अंतर आणविक स्थान क्या है, बहुत ज़्यादा है। द्रव और ठोस से क्या है, ज़्यादा है। किसमें, गैस में। तो ये देखिए कि ठोस में अंतर आणविक स्थान कम है, बहुत कम है या नहीं है। गैस में अंतर आणविक स्थान क्या है, ठोस की अपेक्षा ज़्यादा है और गैस में अंतर आणविक स्थान क्या है, ठोस और द्रव की अपेक्षा अधिक है। यहाँ आप देखिए, अब हम किस प्रकार से व्याख्या करेंगे ठोस की व्याख्या। ठोस की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड में यहाँ आप देखिए फिगर में कि ठोस के अणु क्या है, एक दूसरे के पास पास हैं, इनके बीच में अंतराणु स्थान क्या है, नहीं है। ठोस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल अधिक होता है और ठोस के अणुओं की गति ऊर्जा क्या होती है, बहुत कम होती है। तो ठोस के अणु क्या करते हैं, केवल कंपन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गति नहीं कर सकते। इसकी व्याख्या देखिए ऐसे है कि ठोस के अणु क्या होते हैं, एक दूसरे के पास पास होते हैं। जहाँ पे फिगर में आप देखिए, ठोस के अणुओं के बीच अंतरा आणविक स्थान, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम या नहीं होता, फिगर में दिया गया है। ठोस के अणुओं की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा मीन्स क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। किसी पदार्थ की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो ठोस के अणुओं की गतिज ऊर्जा एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है। इसकी ऊर्जा क्या होती है, बहुत कम होती है। जब गति ऊर्जा कम होती है तो बहुत ज़्यादा गति नहीं कर सकते, केवल कंपन करते हैं। और नेक्स्ट है ठोस के अणुओं में आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण बल क्या चीज़ है, दो या अधिक पदार्थों का एक दूसरे को अपनी ओर खींचना, वो क्या है, आकर्षण बल है। तो ठोस के अणुओं में आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होता है।
क्योंकि इनकी गति ऊर्जा कम होती है। इनका क्या होता है अणुओं में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल क्या होता है? अधिक होता है। इसी कारण क्या होता है कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। ये हो गया ठोस की व्याख्या। आगे है द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। तो द्रव की व्याख्या कैसे है? अभी बच्चे सब फिगर में देखे, यहाँ पे द्रव में देखिए लिक्विड में क्या स्थिति है। कि द्रव में देखिए कि द्रव, इसकी परिभाषा कैसे है कि पदार्थ या द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार, शेप अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है। इसमें क्या है? उसका आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट कहते हैं। जैसे देखिए दूध, जल, तेल, ये सब क्या हैं? द्रव हैं। अब द्रव के बारे में देखिए कि द्रव को हम जिस बर्तन में रखते हैं वो क्या होता है? उसी के आकार का हो जाता है। द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है वे उसी के आकार के हो जाते हैं। अभी आगे देखिए, इस फिगर में देखिए कि जल को 3 तरह के बर्तन में रखा गया है। यहां देखिए जल को क्या किया गया है? 3 तरह के बर्तन में रखा गया है। ये देखिए बीकर है, एक प्लेट की तरह से है, और ये टेढ़ा मेढ़ा बर्तन है। तो आप देखिए कि 1 लीटर इसमें, 1 लीटर इसमें भी है, 1 लीटर इसमें भी है, और 1 ही लीटर इसमें भी है। लेकिन इसमें देखिए आकार इस तरह से है, इसमें आकार इस तरह से है, इसमें आकार ऐसे है। अर्थात हम द्रव को जिस बर्तन में रखते हैं, द्रव या लिक्विड क्या होता है? उसी के आकार का हो जाता है। ये है विभिन्न बर्तन में द्रव का अलग अलग आकार, डिफरेंट शेप ऑफ लिक्विड। यहाँ पर वाटर ही है इन डिफरेंट पार्ट्स। इस द्रव की हम व्याख्या कैसे करेंगे? एक्सप्लेनेशन ऑफ लिक्विड। तो अभी सब बच्चे फिगर में क्या देखे थे कि द्रव के अणु क्या होते हैं? ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। अभी सब बच्चे फिगर में देखे ही थे। दूसरा पॉइंट क्या है कि द्रव की अणुओं की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, ठोस की अणुओं की अपेक्षा अधिक होती है। क्योंकि द्रव के अणु क्या होते हैं? ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने के नाते उनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस के अणुओं की अपेक्षा कम होती है। क्योंकि द्रव के अणु क्या होते हैं? दूसरे के पास दूर दूर होते हैं। तो दूर दूर होने के नाते उनके अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल क्या होता है? ठोस की अपेक्षा कम होती है। सभी बच्चे जानते हैं कि द्रव में क्या होता है? बहने का गुण होता है। द्रव क्या करता है? ऊपर से नीचे की ओर बहता है, फ्लो करता है। लिक्विड फ्लो फ्रॉम अपर साइड टू लोअर साइड। द्रव में ऊपर से नीचे की ओर बहने का गुण पाया जाता है, फ्लोइंग कैपेसिटी पाई जाती है। इसलिए द्रव को भी तरल कहते हैं। नेक्स्ट है, ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण, डिफ्यूजन की दर अधिक होती है। ठोस की अपेक्षा द्रव में क्या होता है? विसरण की दर अधिक हो। विसरण क्या चीज बच्चे बता दें कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का आपस में मिलना विसरण कहलाता है। विसरण क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का, चाहे ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, अथवा द्रव में ठोस हो या गैस में द्रव या ठोस हो, तो 2 या 2 से जो द्रव्य हैं उनका आपस में डिफ्यूजन, विसरण की, एक दूसरे में मिल जाना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। तो ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए बता दें, जैसे किसी बर्तन है, तो बर्तन में एक मान लो पानी भरा है, और इस बर्तन में हम क्या करें? रंग मिला दें। तो रंग मिला दें तो क्या होगा? धीरे धीरे रंग क्या करेगा? पूरे पानी में फैल जाएगा। ये विसरण हुआ। तो जहाँ पे इसकी मात्रा ज़्यादा है, सांद्रता रंग की, वहाँ से क्या करेगा? जहाँ पे मात्रा कम है पूरे पानी में फैल जाएगा। इस प्रकार से स्वतः 2 या अधिक पदार्थों का आपस में मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। तो विसरण की क्रिया द्रव में ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था का फिगर सब बच्चे बनाए ही थे, वहाँ पे दिखा गया है कि पदार्थ या द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन, शेप एंड वॉल्यूम दोनों अनिश्चित होता है, उसे पदार्थ की गैसीय अवस्था कहते हैं। पदार्थ या द्रव्य की वह अवस्था जिसमें
उसका आकार और आयतन शेप एंड वॉल्यूम दोनों अनिश्चित होता है, उसे पदार्थ की गैसीय अवस्था कहते हैं। जैसे सब बच्चे जान रहे हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मतलब पूरा एयर है, ऐसे ही ओजोन, जलवाष्प आदि, ये क्या है? गैसीय अवस्था है। अब गैसीय अवस्था की व्याख्या हम कैसे करेंगे? तो सारे बच्चे फिगर को देखिए ध्यान से। फिगर यहाँ फिगर में देखिए क्या है कि जो गैस के अणु हैं एक दूसरे से दूर दूर हैं और इसमें अंतरा आणविक स्थान ज़्यादा है। तो अंतरा आणविक स्थान के ज़्यादा होने के कारण अर्थात दूर दूर होने के कारण गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल बहुत कम या नगण्य होता है, निग्लिजिबल होता है। और इनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? ज़्यादा होती है, क्योंकि गति करने की क्षमता है। तो गैस के अणु क्या करते हैं? तेजी से एक दूसरे गति करते रहते हैं। तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है। और इनमें आकर्षण बल क्या होता है? बहुत कम या नहीं होता। इस कारण गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है और हम जिस बर्तन में भरते हैं उसी के आकार और आयतन के हो जाते हैं। गैस को जिस बर्तन में भरेंगे गैस क्या होता है? उसी के आकार और आयतन का हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए गैसीय अवस्था की व्याख्या दिया गया है कि गैस के अणु, यहाँ एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस, गैस के अणु ठोस व द्रव की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी ठोस व द्रव की अपेक्षा अधिक होती है। तीसरा पॉइंट, गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है क्योंकि दूर दूर भी होते हैं। नेक्स्ट है, गैस के अणुओं में बहने का गुण, फ्लोइंग प्रॉपर्टीज क्या होती है? पाई जाती है। अर्थात गैस के अणु सभी दिशाओं में बहते हैं। द्रव क्या करता है? ऊपर से नीचे की ओर बहता है। और गैस क्या होते हैं? गैस के अणु सभी दिशाओं में बहते हैं, गैस सभी दिशाओं में बहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गैस के अणुओं में संपीडितता, गैस के अणुओं में क्या? संपीडितता, कंप्रेशन काफ़ी अधिक होता है। कंप्रेशन माने उसको दबा देना, संपीडितता माने क्या होती है? उसको दबने का गुण। तो गैस के अणुओं को हम अधिक दबा सकते हैं। क्यों? क्योंकि गैस के अणु काफ़ी दूर दूर होते हैं। अभी सब बच्चों ने घर में देखा होगा कि एलपीजी गैस ऐसे खाना बनता है, रसोई गैस। रसोई गैस क्या कहते हैं? एलपीजी। एलपीजी मतलब क्या हुआ? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। तो ये है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। में क्या होता है कि गैस को सिलेंडर में भरा जाता है अधिक प्रेशर में, अधिक दाब पर। तो जो गैस होता है वो क्या होता है? गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाता है। सब बच्चे गैस के सिलेंडर को हिलाएं तो लगता है कि गैस के सिलेंडर में पानी भरा हुआ है। होता क्या है? जो गैस भरा जाता है प्रोपेन और आइसोप्रोपेन, तो वो गैस क्या होती है? दब जाती है। तो दब जाती है, द्रवावस्था में बदल जाती है। नेक्स्ट है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, ये भी इसी तरह से सिलेंडर में जब भरा जाता है तो दब जाता है और दब के द्रवावस्था में आ जाता है। ये भी क्या है? संपीड़ितता का उदाहरण है। जो ये सीएनजी से हैं, इसे बस, ट्रक ये सब चलाए जाते हैं। और एलपीजी से क्या किया जाता है? घरों में खाना बनाया जाता है। आगे है, गैस में विसरण, डिफ्यूजन की दर बहुत तीव्र होती है। गैस में विसरण अर्थात डिफ्यूजन की दर क्या होती है? बहुत तीव्र होती है। तो विसरण क्या चीज़ है? डिफ्यूजन विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कणों का एक दूसरे में मिल जाना विसरण कहलाता है। अभी विसरण के बारे में पढ़ भी रहे थे। अथवा पदार्थ के कणों का सघन सांद्र माध्यम से विरल की तरफ गति को हम विसरण कहते हैं। अभी हम डिफ्यूजन के बारे में पढ़ रहे थे। नेक्स्ट है पदार्थ में अवस्था परिवर्तन, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। इसमें क्या है? पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलते हैं। आप सब ने देखा होगा किस तरह से बर्फ को गर्म करने पर वो क्या करता है? जल पानी बदल जाता है और जल को गर्म करने पर क्या होता है? वह वाष्प में बदल जाता है। तो बर्फ मीन्स आइस, आइस को गर्म करेंगे तो जल में, और जल को गर्म करेंगे तो वाष्प बदल जाएगा वेपर में। वेपर को ठंडा करेंगे तो फिर जल में वाटर बदल जाएगा, और वाटर को ठंडा करेंगे तो बर्फ में बदल जाएगा। ये क्या हुआ
कि गर्म अथवा ठंडा करने पर पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाते हैं। ऐसे ही ठोस है, जैसे बर्फ ठोस है, जल क्या है, द्रव है, और वाष्प क्या है, गैस है। ये उदाहरण दिए बताया गया किस प्रकार से ठोस द्रव में और द्रव गैस में बदलते हैं, अथवा गैस द्रव में और द्रव ठोस में बदलते हैं। आगे है तापमान परिवर्तन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। इसमें क्या है, गलन। पहला का है गलन, मेल्टिंग। तो आप देखते हैं कि किसी ठोस को गर्म करें तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो पिघल जाता है, चाहे बर्फ हो, चाहे लोहा हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो या तांबा हो। उसको गर्म करने पर क्या करता हो, गर्म करने पर ठोस वह पदार्थ क्या करता है, द्रव अवस्था में बदल जाता है, गल जाता है। इससे हम कहते हैं गलन। किसी ठोस को गर्म करने पर उसका द्रव की अवस्था में परिवर्तन गलन या द्रवण या पिघलना, मेल्टिंग कहलाता है। किसी ठोस को गर्म करने पर उसका द्रव की अवस्था में परिवर्तन गलन या द्रवण या पिघलना, मेल्टिंग कहते हैं। गर्म करने पर पदार्थ की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो पदार्थ की गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण क्या करता हो, जो ठोस के अणु हैं गति करने लगते हैं, और गति करने से क्या होता है, उनका आयतन बढ़ने लगता है, और गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, तो पदार्थ धीरे क्या करता है, वो गल जाता है। तो अगला हेडिंग है गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। तो गलनांक क्या चीज़ है कि जिस न्यूनतम तापमान पर कोई ठोस पिघल कर क्या करता है, द्रव बन जाता है, उसे उस ठोस का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जिस न्यूनतम तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, उसे उस ठोस का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन है। यहाँ पर देखिए C से सेल्सियस और K से क्या है, केल्विन है। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है, केल्विन है, K। तो केल्विन क्या होता है, ये होता है 273 से 373 डिग्री तक केल्विन होता है। और सेल्सियस क्या होता है, 0 से 100 डिग्री तक क्या होता है, सेल्सियस होता है। अब हम सेल्सियस को केल्विन में या केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदलेंगे, तो सेल्सियस बराबर होता है केल्विन माइनस 273। अगर 373 केल्विन है, उसमें से हम क्या करें, 273 घटा दें तो हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। और सेल्सियस को केल्विन बदलने के लिए क्या करते हैं, केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273। ये दोनों ध्यान दीजिएगा। तापमान को केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करते हैं, C बराबर K माइनस 273। और तापमान को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, सेल्सियस पैमाने में 273 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए केल्विन में से 273 घटा देंगे, और सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, सेल्सियस में 273 हम जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस है तापमान, ठीक ना, तो कितना केल्विन हुआ, तो 27 डिग्री सेल्सियस में क्या करेंगे, 273 को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 300। तो 300 क्या हो गया, केल्विन हो गया। तो ये हुआ सेल्सियस को केल्विन में बदलना। आगे है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। क्वथन माने होता है उबलना। इसकी परिभाषा ऐसे हो गई कि जिस न्यूनतम तापमान पर कोई द्रव उबलने लगता है, उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसे आप देखिए कि जल क्या करता है, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन तापमान पर उबलने लगता है। तो परिभाषा क्या हो गया कि जिस न्यूनतम तापमान पर कोई द्रव उबलने लगता है, उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। आगे क्या है, गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा क्या चीज़ है, देखा गया है लेटेंट हीट, नहीं डालेंगे गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। तो गुप्त ऊष्मा क्या चीज़ होती है, देखा गया है कि अगर बर्फ है तो उसको गर्म किया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बर्फ में बदल जाता है। और देखा गया कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी भी होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी। तो अब बर्फ पानी में कैसे बदला,
ये देखा गया है कि अगर बर्फ़ को हम गर्म करते जाएं तो गर्म करने पर उसका तापमान नहीं बढ़ेगा। तापमान कितना रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन गर्मी वो पा रहा है, तो गर्मी कहाँ गई? तो गर्मी कहाँ गई? उस बर्फ़ के जो अणु हैं उसको पिघलाने में खर्च हो गई। तो क्योंकि तापमान नहीं बढ़ा, लेकिन आपने ऊष्मा उसको दिया, तो उसे क्या कहते हैं हम? गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहते हैं। इसकी परिभाषा ऐसे है: वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? संगलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट कहते हैं। कैसे? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा कितनी है? 80 किलो कैलोरी पर केजी, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ़ है तो उसे हम 0 डिग्री सेल्सियस के पानी बदलने के लिए क्या करेंगे? 80 किलो कैलोरी ऊष्मा देंगे तो क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ से 0 डिग्री सेल्सियस पानी में बदल जाएगा, क्योंकि तापमान नहीं बढ़ाएगा, इसलिए उसे क्या कहते हैं? हम गुप्त ऊष्मा कहेंगे। अब है अगला ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन क्या चीज़ है? देखिए, आप कपूर को गर्म करिए तो कपूर क्या कर देगा? सीधे ठोस से गैस में बदल जाएगा। सामान्य अवस्था में क्या होता है? किसी ठोस को गर्म करेंगे तो क्या करेगा? वो पहले बर्फ में बदलेगा। वो ठोस गर्म करके क्या करेगा? वो पहले द्रव में बदलेगा, द्रव से फिर गैस में बदलेगा। लेकिन ऊर्ध्वपातन में क्या हुआ? किसी ठोस को गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में बदले बिना क्या करता है? सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है। इसकी परिभाषा ऐसे हो गई: किसी ठोस को गर्म करने पर उसका द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस की अवस्था में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जैसे कपूर में, आयोडीन में, नवसादर में, नवसादर का सूत्र क्या है? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड में या नेप्थलीन में क्या होता है? उसको हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा। तो सामान्य अवस्था में गर्म करने में क्या होता है? ठोस से द्रव, द्रव से गैस होता है। लेकिन ऊर्ध्वपातन या सॉल्यूशन में क्या होता है कि ठोस को गर्म करने पर क्या करता है? सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। इसे क्या कहते हैं हम? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आगे है निक्षेपण, डिपोजिशन। तो ऊर्ध्वपातन में जब पदार्थ ठोस से क्या होता है? गैस में बदल जाता है। निक्षेपण में क्या होता है? उस पदार्थ को ठंडा करेंगे तो गैस से क्या होगा? सीधे ठोस में बदल जाएगा। तो किसी पदार्थ का गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया को निक्षेपण, डिपोजिशन कहते हैं। किसी पदार्थ का गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तो निक्षेपण ऊर्ध्वपातन का उल्टा है। तो गैस को ठंडा करेंगे तो सीधे ठोस बदल क्या हो गया? निक्षेपण हो गया। इसे हम निक्षेपण कहेंगे। आगे है हम दाब परिवर्तन का प्रभाव, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। इसके बारे में फिर बाद में अध्ययन करेंगे। कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि नोट को भेज दिया करिए, तो जो नोट मैं बना रहा हूँ उसे भेज रहा हूँ।